तमिलनाडु में एक ज़िला है तिरुचिरापल्ली। वहाँ पर तिरुनछेतुराई गांव है। उस गांव में राजगोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता है। ये व्यक्ति के पास 1 एकड़ ज़मीन थी। वो अपनी ज़मीन को बेचना चाहता था ताकि उस ज़मीन को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पैसे से वो अपनी बिटिया का विवाह करवाना चाहता था। ज़मीन बेचने के लिए जब वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस गया तो उसको बताया गया कि वो ज़मीन नहीं बेच सकता क्योंकि ये ज़मीन वक्फ की ज़मीन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तमिलनाडु में उस समय तिरुचिरापल्ली के सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने राजगोपाल को एक 20 पेज का डॉक्यूमेंट थमाया। उस डॉक्यूमेंट में उसको ये बात बोली कि आप इसको ले जाकर पढ़िए, आपको इससे पता चलेगा कि सिर्फ आपकी ज़मीन नहीं बल्कि और भी ज़मीनें तिरुनछेतुराई गांव में वक्फ के कंट्रोल में है। राजगोपाल वापस आया, गांववासियों के साथ डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगा तो पता चला कि पूरा का पूरा तिरुनछेतुराई गांव वक्फ का है और वहाँ पर 1503 साल पुराना संदेश्वर मंदिर भी वक्फ का है। सूरत में, जो गुजरात में है, वहाँ पर एक ब्रिटिश के समय से एक पुरानी बिल्डिंग थी। ब्रिटिश ने उस समय उस बिल्डिंग में सूरत म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस बनाया। भारत आज़ाद हुआ, गुजरात एक स्टेट बना। गुजरात स्टेट के सूरत में उसी बिल्डिंग में सूरत ने अपना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस बनाया। हाल ही में गुजरात वक्फ बोर्ड जो है उसने जाकर एक क्लेम डाला और बोला कि ये जो बिल्डिंग है जहाँ पर सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है, मध्यकालीन समय में जब मुगलों का राज हुआ करता था उस समय इस बिल्डिंग में एक सराय होता था और वो भी ट्रैवलर्स के लिए एक सराय हुआ करता था। तो आज की डेट में ये वक्फ प्रॉपर्टी है। सूरत में, गुजरात में एक शिव शक्ति सोसाइटी है। इस शिव शक्ति सोसाइटी में एक मुसलमान व्यक्ति आके एक फ्लैट लेता है। उस फ्लैट में धीरे धीरे वो एक मस्जिद बनाता है। मस्जिद बनाने के बाद अन्य लोग उस फ्लैट में आकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते वो एक बड़ी मस्जिद सी बन जाती है जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे नमाजी आते हैं। और फिर इसके बाद ये व्यक्ति शिव शक्ति सोसाइटी के उस फ्लैट को जाकर वक्फ को डेजिग्नेट करके बोलता है कि अब ये वक्फ प्रॉपर्टी है और गुजरात वक्फ बोर्ड आके कहता है कि पूरी की पूरी शिव शक्ति सोसाइटी वक्फ लैंड है। आज अगर हम भारत में देखें तो 8,72,324 इमूवेबल प्रॉपर्टीज वक्फ के पास है। 9.4 लाख एकड़्स जमीन वक्फ के पास है। भारत का 3,804 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वक्फ के पास है। और इतना एरिया अगर आप अनुमान लगाएं तो एक चीज़ आपको स्पष्ट होगी कि भारत में रेलवे और भारत की आर्मी के बाद अगर आज की डेट में तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का कोई ओनर है तो वो वक्फ है। अब ये वक्फ है क्या, ये कॉन्सेप्ट इमर्ज कैसे हुआ, ओरिजिनेट कैसे हुआ और आज की डेट में ये वक्फ ने इतनी ज़मीन कैसे हड़प ली, इस चीज़ को समझने के लिए 2-3 चीज़ों पर गौर कीजिए। सबसे पहली चीज़ समझने की आवश्यकता है कि वक्फ है क्या। एक चीज़ याद रखिएगा कि वक्फ के बारे में कुरान में किसी भी हादित में कोई मेंशन नहीं है। ये इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, न्याय शास्त्र में एक कॉन्सेप्ट है जो ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है। वक्फ का जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब है टू डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर अल्लाह के नाम पर अल्लाह को समर्पित कर दी जाए तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है, प्रोवाइडेड कि वो प्रॉपर्टी के लिए आप सिर्फ रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस का उसका उपयोग करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कुछ इस्लामिक विद्वानों की माने तो एक इस्लामिक विद्वान जिसका नाम था अबू हानिफ ने एक्सप्लेन किया कि जो वक्फ है उसमें एक प्रॉपर्टी अल्लाह को दे दी जाती है और उस प्रॉपर्टी से यदि कोई भी मुनाफा कमाया जाता है तो वो गरीबों के विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके बाद अबू यूसुफ नाम का एक इस्लामिक विद्वान, उसने बताया कि जो वक्फ है उसमें जो प्रॉपर्टी अल्लाह को दे दी जाती है, जो भी प्रॉपर्टी ओनर होता है उसके राइट्स उस प्रॉपर्टी पे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं और ये प्रॉपर्टी इवेंचुअली परपेचुअल लेवल पर, लगातार लेवल पर हमेशा के लिए अल्लाह की हो जाती है। आज की डेट में जब हम इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि इस्लामिक न्यायशास्त्र की बात करते हैं तो इस्लामिक न्यायशास्त्र में एक हनाफी स्कूल है जो बताता है कि वक्फ जो है उसमें अल्लाह को एक परमानेंट डेडिकेशन यानी कि परमानेंट लेवल पर अल्लाह को एक प्रॉपर्टी समर्पित कर दी जाती है और ये प्रॉपर्टी को समर्पित करने का जो व्यक्ति होता है उसका नाम वाकिफ़ होता है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रॉपर्टी को उस वाकिफ़ के बिहाफ पर एक मुतवाली मैनेज करता है। तो ये 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं कि वाकिफ़ जो कि एक डोनर है,
मुतवाली, जो कि बेसिकली उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। आज की डेट में ये मत भूलिएगा कि अगर ये प्रॉपर्टी वक्फ डेजिग्नेट हो जाती है तो ये परपेचुअल होती है, एब्सोल्यूट होती है, और इसको सिर्फ चैरिटी और रिलीजियस पर्पसेस के लिए पहली बात तो प्रयोग किया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये कॉन्सेप्ट भारत में आफ्टर ऑल आया कैसे, जब इसके बारे में ना तो कुरान ना हदीस में कहीं पर मेंशन्ड है। तो ये इस कॉन्सेप्ट का अगर हम ओरिजिन इतिहास में ट्रेस करें तो सबसे पहली बात, इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन पाया जाता है 7वीं शताब्दी में। 7वीं सदी में जब भारत में इस्लाम आया, मलाबार रीजन में, केरला का जो पहले आज की डेट में रीजन है, तो वहाँ पर जो मस्जिदें और मदरसे बने, उन मस्जिद और मदरसों के तहत ये काम पूरा पहली बात तो शुरू हुआ। लेकिन अगर हम इतिहास की माने और इतिहासकारों की माने तो यहाँ पर एक इतिहासकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है, एक किताब है, अगर आपको पढ़नी हो तो ज़रूर पढ़िएगा। उस किताब का नाम है ज़ियाउद्दीन बरानी की तरीक़े फ़िरोज़ शाही। तरीक़े फ़िरोज़ शाही में ज़ियाउद्दीन बरानी कुछ 2-3 चीज़ों के बारे में बड़े इंपॉर्टेंट मेंशन करता है। वो कहता है पहली बात तो कि मोहम्मद गौरी जब भारत आया 1185 में, जब वो भारत आया तो उस समय उसने मुल्तान के अंदर वहाँ के इस्माइली रूलर्स जो थे उनको डिफीट किया, उनको हराया, और उनको हराने के बाद उनकी टेरिटरी को उसने कब्ज़ा किया, और कब्ज़ा करने के बाद मुल्तान के अंदर 2 गांव उठाकर वक्फ के नाम पर समर्पित कर दिए। और इन 2 गांव में जो वक्फ के नाम पर समर्पित हुए, वहाँ पर मुल्तान की जामा मस्जिद का गठन हुआ। और मोहम्मद गौरी ने उस समय इस जामा मस्जिद की मैनेजमेंट के लिए मुतवाली जो डेजिग्नेट किया उसका नाम था शेखुल इस्लाम। इसके बाद ज़ियाउद्दीन बरानी अपनी किताब में लिखता है आगे कि 1185 में जामा मस्जिद मुल्तान जो थी भारत की उस समय की टेरिटरी की सबसे पहली वक्फ प्रॉपर्टी थी। लेकिन 1206 में 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब भारत के अंदर कुतुब मीनार का गठन किया, कुव्वतुल इस्लाम का गठन किया जो कि एक मस्जिद थी, इन दोनों मस्जिदों को इवेंचुअली वक्फ की प्रॉपर्टी डेजिग्नेट की गई। एक इस्लामिक स्कॉलर है जिसका नाम है मुज़फ़्फ़र आलम। मुज़फ़्फ़र आलम की एक किताब है, मैंने भी पढ़ी है, आप पढ़िएगा। उस किताब का नाम है लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया। ये बड़ी दिलचस्प किताब है। इस किताब में मुज़फ़्फ़र आलम लिखता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के इस कुव्वतुल इस्लाम, कुतुब मीनार के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी को डेजिग्नेट करना और भारत में वक्फ को बढ़ावा देने का काम इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने उस समय लैंड डोनेशंस करी, लैंड डोनेशंस करके मस्जिद मदरसे पूरे भारत में बनाने चालू करे। दिल्ली सल्तनत ने इस प्रकार से वक्फ का पूरा गठन किया। एक और इस्लामिक विद्वान है, इसका नाम है आमिर अफाक अहमद। आमिर अफाक अहमद जो है वो एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ कहता है। वो कहता है कि जब भारत में मुग़ल साम्राज्य चालू हुआ, उस मुग़ल साम्राज्य में बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगज़ेब 4 बड़े क्रूशल व्यक्ति थे। वो कहता है कि बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगज़ेब के रूल्स को अगर हम देखें तो इन लोगों ने भारत के अंदर क्या किया, इन लोगों ने एक सेटिंग करी। और ये किताब जो है आमिर अफाक अहमद की बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये पॉइंट जो मैंने भी पढ़ा ये शायद आपने भी पहली बार ही सुना होगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। आमिर अफाक अहमद कहता है कि बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ये सारे लोग जो थे इन्होंने सेटिंग करी सूफ़ी लोगों के साथ। सेटिंग ये थी कि सूफ़ी लोग गांव-गांव जाकर इस्लाम का प्रचार करेंगे, हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे, हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को वक्फ के नाम पर डोनेट करवाएंगे। और दूसरी जगह पर मुग़ल राज्य जो है, जो मुग़ल राजा हैं, चाहे वो बाबर हो, अकबर हो, शाहजहां हो, औरंगज़ेब हो, ये पब्लिक लेवल पर दुनिया को दिखाने के सामने ये हमेशा ये पोर्ट्रे करेंगे कि ये जो सूफ़ी हैं ये इस्लाम में एक इनोवेशन है, बिदा है, और इस इनोवेशन को हम रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक ड्यूअल गेम चल रहा था। पब्लिक के सामने पब्लिक को धोखा दिया जा रहा था ये कहकर कि मुग़लों ने सूफ़ियों को सपोर्ट नहीं किया, उनका समर्थन नहीं किया, लेकिन इन्हीं सूफ़ियों का समर्थन करके मुग़लों ने ग्रामीण इलाकों में भारत के सिर्फ हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि कन्वर्ट करने के बाद उनकी लैंड्स को वक्फ में डेजिग्नेट भी किया। और ये चीज़ चलती रही शाहजहां से लेकर औरंगज़ेब के टाइम तक। और यहाँ पर एक और ऑथर है जिसका नाम है थॉमस आर्नोल्ड। थॉमस आर्नोल्ड ने एक बड़ी प्यारी किताब लिखी है जिसका नाम है प्रीचिंग ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इस किताब में वो ये बात कहता है कि जब हम मुग़लों के दौर को एनालाइज करें भारत में, तो मुग़लों के दौर में वक्फ इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ।
अगर मान लीजिए दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये कंसेप्चुअलाइज हुआ था, तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का काम मुगलों ने किया। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, एक और चीज़ थॉमस आर्नोल्ड अपनी किताब में लिखता है कि जब इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया तो इन्होंने 3 चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया वक्फ के नाम पर। वो थे मस्जिद, वो थे मदरसे, और वो थे साथ में कब्रिस्तान। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे, इन तीनों पॉइंट्स का एक नैरेटिव पूरा भारत में बनाया गया। मुगलों में औरंगजेब के बाद जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ रहा था, तो 19वीं सदी की बात है, 19th सेंचुरी, उस समय जब ब्रिटिश भारत में आए थे, भारत में अपना दबदबा बना चुके थे, तो 1894 में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई। उस समय भारत में जो प्रिवी काउंसिल था, क्योंकि 1894 में भारत में सुप्रीम कोर्ट तो था नहीं, तो उस समय 1894 में जो प्रिवी काउंसिल था, उस प्रिवी काउंसिल में एक केस आया। केस का नाम था अब्दुल फाता केस। इस केस के दौरान चर्चा प्रिवी काउंसिल में ये हुई कि क्या प्राइवेट वक्फ नाम की भी चीज़ जो है वो जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर जब आप कहते हो कि एक वक्फ की प्रॉपर्टी अल्लाह को दे दी गई, तो प्राइवेट वक्फ यानी कि वक्फ उलाल औलाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे जायज़ है। और इस दौरान एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये हुई कि प्रिवी काउंसिल ने अब्दुल फाता केस में इस प्राइवेट वक्फ के कॉन्सेप्ट को इलीगल ठहराया। जाहिर सी बात है कि पूरे मुसलमान समाज में उस चीज़ को लेकर बड़ी निराशा पैदा हुई, और 1894 से मुसलमान समाज ने एक व्यक्ति को पकड़ा और उस व्यक्ति के तहत ब्रिटिश पे दबाव डालना चालू करा, और उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने ब्रिटिश के ऊपर दबाव डाला कि मुसलमान समाज आपके साथ खड़ा होगा, आपका समर्थन करेगा, कांग्रेस को काउंटर करने में आपकी मदद करेगा, प्रोवाइडेड आप मुसलमान समाज के वक्फ को लेकर ख्याल रखो। और ब्रिटिश ने इस पॉइंट को मोहम्मद अली जिन्ना के अब्दुल फाता केस 1894 के देखने के बाद भारत में डिवाइड एंड रूल के सीड्स को ले डाउन करा। और किस प्रकार से ले डाउन करा? सबसे पहले उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करवाकर मोहम्मद अली जिन्ना को एक पॉलिटिकल पार्टी प्रदान करी, और 1911 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, उसमें मुसलमानों के हित में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया। आज की डेट में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1911 1911, इस एक्ट को जिन्ना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस 1911 एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड का क्रिएशन हुआ, जो आज की डेट में चाहे वो गुजरात वक्फ बोर्ड हो, जो कि आज 2 आइलैंड्स बेट द्वारका में क्लेम करता है, गुजरात वक्फ बोर्ड जो आज की डेट में सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग को क्लेम करता है, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड जो तिरुचिरपल्ली के अंदर तिरुचेतुराई गांव के राजगोपाल की ज़मीन को क्लेम करता है। ये वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट 1911 मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट के तहत आया। इसके बाद 1923 में वक्फ एक्ट एक और ब्रिटिशर्स ने पास किया, और इन ब्रिटिश हुकूमत के तहत जो 1923 का एक्ट था, वक्फ को और एम्पावर किया गया। जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद नेहरू की जो सरकार थी, नेहरू सरकार ने सबसे पहले तो 1954 में एक वक्फ एक्ट बनाया। और 1954 वक्फ एक्ट के बारे में 2 चीज़ें आपको गौर करने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ उसमें यह है कि 1954 एक्ट में ये बात बोली गई कि वक्फ के रिलेटेड जितने भी मामले हैं, और यदि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, तो उसको भारत के सिविल कोर्ट्स जो हैं, सिविल न्यायालय जो हैं, वो डिसाइड करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात बोली गई कि यदि कोई वक्फ प्रॉपर्टी डेजिग्नेट की जाती है, तो उसका सर्वेक्षण, उसका सर्वे करने का कार्य सिर्फ आज की डेट में मुतवाली नहीं करेगा, बल्कि मुतवाली अपनी जेब से पैसा भी लगाएगा सर्वेक्षण करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि जब 1995 में उस समय एक वक्फ एक्ट दोबारा लाया गया, और पुराने वक्फ एक्ट्स को निगेट करके ये नया वक्फ लॉ लाया गया, तो ये 1995 के एक्ट में कुछ 2 बड़ी दिलचस्प चीज़ें बोली गई। सबसे पहले ये बात बोली गई कि 1954 वाले वक्फ एक्ट के तहत जो उस समय सिविल कोर्ट्स की पावर थी कि वो डिसाइड करेंगे सिविल डिस्प्यूट्स, जो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वक्फ के होंगे, उसको वहाँ से हटाकर ये बोल दिया गया कि अब सिविल डिस्प्यूट्स को टैकल करने के लिए सिविल कोर्ट्स नहीं, बल्कि सबसे पहली बात वक्फ ट्राइब्यूनल्स करेंगे। और इसके तहत एक और बात बोली गई कि 1995 एक्ट में ये बात बोली गई कि जो वक्फ ट्राइब्यूनल है, यदि उसका कोई जजमेंट आ जाए और उसके जजमेंट के तहत अगर वक्फ प्रॉपर्टी को वैलिड ठहरा दिया जाए, तो इसके बाद भारत के अंदर कोई न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक भी इस डिसीजन को ओवरटर्न नहीं कर सकता। यानी कि सोच के देखिए कि एक कानून के तहत
आज की डेट में एक वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन होता है और ये वक्फ ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर दे दी जाती है। यानी कि जो भारत का संविधान है वो संविधान बेसिकली जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्रिएट हुआ है वो एक पार्लियामेंट के क्रिएटेड लॉ के सामने छोटा पड़ रहा है। इस ब्यूटी को समझिए कि एक वर्ग को अपीज करने के लिए, उसकी अपीजमेंट के लिए किस हद तक कुछ सरकारें पहली बात तो गई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज की डेट में जब ये बात बोली जाती है कि एक वक्फ ट्राइब्यूनल का डिसीजन एक सुप्रीम कोर्ट तक का कोर्ट भी जो है ओवरटर्न नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि अगर एक बार वक्फ ट्राइब्यूनल ने उस वक्फ को, उस प्रॉपर्टी को डेजिग्नेट कर दिया कि ये वक्फ है, तो वो कभी चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, कभी चेंज नहीं होगा वो। और सबसे बड़ी बात, 1995 के एक्ट में एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ ये बोली गई, 1954 एक्ट के उस पॉइंट को हटाते हुए, और वो पॉइंट जो था वो ये था कि सर्वेक्षण का पैसा जो मुतवाली लगाएगा, 1995 एक्ट के तहत बोला गया कि नहीं, मुतवाली नहीं, ये स्टेट देगी, यानी कि सरकार देगी। यानी कि आप, हम, मैं, हम लोग जो टैक्स का पैसा देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से इन लोगों के सर्वेक्षण होंगे, जिसके तहत ये बताया जाएगा कि वो सर्वेक्षण के बाद पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। तो आप टैक्स इसलिए भर रहे हैं ताकि यहाँ पर इन लोगों की प्रॉपर्टी के सर्वेक्षण हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि वक्फ को लेकर भारत के अंदर आज की डेट में 4 बड़े चैलेंज हैं। पहला चैलेंज ये है कि ये वक्फ के नाम पर हो क्या रहा है। आज वक्फ के नाम पर इस्लामिक कम्युनिटी भारत के अंदर क्या करती है, एक कब्रिस्तान होता है, उस कब्रिस्तान के आसपास पहले ग्रिल लगी होती है, उस ग्रिल को ये लोग हटा देते हैं। उस ग्रिल को हटाने के बाद वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि एक पक्की दीवार बनाते हैं। पक्की दीवार बनाने के बाद उस दीवार के आसपास स्थित जितनी भी लैंड है, उस लैंड को ये लोग वक्फ डेजिग्नेट करा देते हैं। ये वक्फ है या ये लैंड माफिया है? ये लैंड इलीगल इंक्रोचमेंट पॉलिसी है, आप बताइए। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो 1995 का जो वक्फ एक्ट है, इसमें 2 बड़े दिलचस्प सेक्शंस हैं। सेक्शन 3 1995 एक्ट का, सेक्शन 3 कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड सोचता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसकी सोच के हिसाब से अगर उसको लगता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसको वक्फी कहलाया जाएगा। सेक्शन 3 वक्फ 1995 एक्ट कहता है, इफ द वक्फ बोर्ड थिंक्स दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वक्फ, देन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग इट शैल बी डेजिग्नेटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। ये देश इस प्रकार के कानूनों से चलेगा जो सोचते हैं या जिनकी थिंकिंग के हिसाब से। इतना आर्बिट्ररी और वेग कानून किस लिए बनाया गया? और दूसरा सेक्शन देखिए, सेक्शन 40। सेक्शन 40 ये कहता है कि एक बार अगर कोई टेरिटरी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उसको वक्फ डिक्लेयर करने के बाद सबसे बड़ी बात ये है कि ऑब्लिगेशन वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्राइब्यूनल पे नहीं बल्कि दूसरे प्राइवेट व्यक्ति पे है जिसकी लैंड हड़पी गई, इलीगली ऑक्यूपाई की गई, कि वो प्रूव करे कोर्ट में आकर कि वो लैंड वक्फ नहीं थी। मतलब आपके पास एक इलीगल परपेचुअल राइट है कि आप इलीगल तरीके से लैंड को ऑक्यूपाई करते जाएं और ऑक्यूपाई करके दूसरे पे ऑब्लिगेशन डालते जाएं कि ये लैंड को अब आप प्रूव कीजिए कि ये वक्फ है या नहीं है। अब आप यहाँ पर एक टाइमिंग को नोट कीजिए। ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चीज़ के बारे में ना देश में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सब लोग चर्चा कर रहे हैं 1995 वक्फ एक्ट की। 1995 वक्फ एक्ट से 4 साल पहले एक और एक्ट आया था, याद होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये बात बोली गई थी कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वर्शिप के, जो इंडिपेंडेंस के समय जैसे थे वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनके स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आएगा। गौर कीजिए दोस्तों, 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1995 में ये वाला वक्फ एक्ट जिसके अंदर मुतवाली पैसे सर्वेक्षण के नहीं, आप और मेरे टैक्स के पैसे लगेंगे। 1995 वक्फ एक्ट जिसके तहत वक्फ ट्राइब्यूनल की पावर सुप्रीम कोर्ट के सामने इस प्रकार की है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी ओवरराइड करेगा। 1995 का वक्फ एक्ट जिसमें सेक्शन 3, जिसके सेक्शन 40 के बारे में मैंने आपको बताया। इन चीज़ों को गौर कीजिए क्योंकि 1990s में ये 2 लॉज इस प्रकार से, इस रीज़न से लाए गए एक वर्ग को अपीज करने के लिए, क्योंकि उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था देश में, और एक जगह पर जहां पर राम जन्मभूमि आंदोलन था, उस आंदोलन को डाइल्यूट करने के लिए
एक शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रकार के जो कानून यहाँ पर बनाकर आपके ऊपर थोप दिए गए, इन कानूनों को आज की डेट में आप सोच के देखिए कि ये कानून आज की डेट में कितने प्रॉब्लमैटिक हैं। एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आज जब हम वक्फ की बात करते हैं तो वक्फ किसी भी लैंड को जाकर कह सकता है कि ये पुराने समय में वक्फ की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, कि यहाँ पर गुजरात वक्फ बोर्ड जाके कहता है कि नहीं, मिडीवल टाइम्स में, मध्यकालीन समय में, मुगलों के एरा के दौरान इस बिल्डिंग में हमने सराय बनाया था, तो ये वक्फ है। उनके लिए ये चीज़ लीगल है। लेकिन आज अगर हिंदू जाकर संभल के बोले कि संभल में यहाँ पर उस मस्जिद के नीचे एक मंदिर था, तो हिंदू फनेटिक है, तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है, हिंदू टेररिस्ट है। मतलब हम करें तो हम फनेटिक, एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट हैं, और वो करें तो सब कुछ लीगली वैलिड है। खेल को समझिए दोस्तों, ये खेल आज की डेट में क्या है आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात, आज जब हम ये कहते हैं कि वक्फ के तहत सिर्फ इन लोगों को एक राइट है कि ये कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ डेजिग्नेट करा सकते हैं, तो ये राइट हिंदुओं को क्यों नहीं है? ये राइट सिखों को क्यों नहीं है? आज की डेट में हिंदू और सिख समाज को ये राइट क्यों नहीं दिया गया? जैन और बुद्ध समाज को ये राइट क्यों नहीं दिया गया? जैन और बुद्ध समाज की क्या हिस्टोरिकल टाइम्स में कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं थी? हिंदू और सिख समाज की क्या हिस्टोरिकल टाइम्स में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी? आज आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है, कौन इसके समर्थन में खड़ा है, कौन इसके विपक्ष में खड़ा है। और जो विपक्ष में खड़े हैं वो वही हैं जिन्होंने इस प्रकार के कानून बनाकर एक वर्ग को अपीज करने के लिए, उन वर्ग को, वोट बैंक को हड़पने के लिए ये काम किया था। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। अब इन्होंने इस चीज़ को, वक्फ को, एक आर पार की लड़ाई बना देना है। आने वाले समय में आप देखिएगा एक कॉम्बिनेशन, डिलिमिटेशन, हिंदी इम्पोजिशन, वक्फ, इनको लेकर पूरे भारत में अनफॉर्चुनेटली माइक्रो प्रोटेस्ट क्रिएट किए जाएंगे। इनका उद्देश्य ये रहेगा कि भारत में आग लगती रहे, जलता रहे भारत, क्योंकि इन लोगों के यहाँ पर हित खराब हो रहे हैं। इन लोगों के सो कॉल्ड ये जो प्रिविलेजेस इनको प्रदान किए गए थे, ये अब खत्म हो रहे हैं। इसी रीज़न से आप याद कीजिए कि 2019 में भी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो एक पूरा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला था। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ये था कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ये था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुसलमानों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। आयरॉनिकल बात है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप प्रदान करने का कानून था, छीनने का नहीं। लेकिन वो मिथ मैन्युफैक्चर किया गया, और वक्फ को लेकर यही मिथ मैन्युफैक्चर किया जाएगा कि आपकी ज़मीनें अब हड़प ली जाएंगी, आपके जितने भी मस्जिद ये हैं, मदरसे हैं, इन लोगों को भी अब ये लोग हड़प लेंगे। इस मिथ के बेसिस पे भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन आपके सामने आज के इस वीडियो में मैंने ऐतिहासिक तौर से लेकर आज तक, कानूनों से लेकर कि किस प्रकार के कानून और क्या बने, उनको लेकर पिक्चर पूरी क्लियर कर दी है। आगे आने वाले समय में 2-3 चीज़ों पर गौर कीजिएगा। एक, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अर्बन नक्सल वर्ग, ये कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट्स में जाकर इसको चैलेंज करेंगे। दूसरा, एक ऐसा वर्ग जो सड़कों पे उतर आएगा, पूरे भारत में माइक्रो प्रोटेस्ट होंगे। और प्रोटेस्ट आज की डेट में सिर्फ वक्फ को लेके नहीं होंगे, क्योंकि अब इन लोगों को ये समझ आ गई है कि एक इशू पे प्रोटेस्ट करना बेकार है, तो मल्टीपल इश्यूज को जोड़ दो। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये वक्फ के प्रोटेस्ट के साथ किसान का प्रोटेस्ट, किसान के प्रोटेस्ट के साथ हिंदी वाला प्रोटेस्ट, हिंदी इम्पोजिशन प्रोटेस्ट के साथ डिलिमिटेशन प्रोटेस्ट, ये पूरा का पूरा एक वर्लपूल बन जाए। आने वाले समय में चीज़ें क्या होने वाली हैं आपके सामने है।